अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, एंजाइटी फील कर रहे हो, तो आप मेडिटेट करिए, उससे सब कुछ ठीक लगेगा। मेडिटेशन को करने का सही तरीका क्या होता है? मेडिटेशन से बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अंदर ध्यान केंद्रित करना, हमारे शरीर, हमारे मन और हमारी आत्मा तक ध्यान को पहुंचाना, उसे केंद्रित करना, ये ध्यान और मेडिटेशन। कुछ ही महीनों में, मात्र 2 से 3 महीनों में आप ना एकदम गट हेल्थ को बहुत अच्छा पाएंगे। तो मतलब क्या योगा में ऐसे क्या कौन से आसन कर सकते हैं? ऐसे आसन जिसमें हमारा पेट या तो दबता हो और दूसरा ट्विस्टिंग, जो एकदम हमारे पेट को घुमा दे, जैसे आपकी आंतड़ियों को, आपके एब्डोमेन को, आपके स्टमक को निचोड़ दे। आज में ये क्वेश्चन आता है कि यार योगा के लिए ट्रेनर की क्यों ज़रूरत है? योगा तो मैं यूट्यूब पे देखकर भी कर सकता हूँ, तो मतलब ट्रेनर की ज़रूरत होती है योग में? यूट्यूब पे भले ही आप अच्छे से अच्छे शिक्षक को देख करके कर सकते हो, लेकिन वो वहाँ से आपको करेक्शंस नहीं करवा सकते। 100% ट्रेनर की, योग शिक्षक की ज़रूरत रहती है। पीसीओडी और पीसीओएस कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक डिसऑर्डर जो कि मोस्ट ऑफ द फीमेल्स, यानी कि पुराना डेटा अगर देखें तो इस दुनिया में, वर्ल्ड में 1/3 ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन, यानी कि 30% से ज़्यादा फीमेल्स को अपनी लाइफ की किसी ना किसी स्टेज पे जाकर के पीसीओडी या पीसीओएस होता ही है। अक्रॉस द ग्लोब। नमस्कार सर, नमस्ते। कैसे हैं सर आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए, आप कैसे हैं? बस सर बढ़िया। तो सर सबसे पहले पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक बार आप अपना इंट्रो दे दीजिए ऑडियंस को। जी, मेरा नाम कौशल सिंह है और मैं जयपुर से हूँ। यहाँ पे समग्र वेलनेस नाम से मैं एक योगा थेरेपी सेंटर चलाता हूँ एंड मैंने योग में मास्टर्स किया है, करंटली क्रॉनिक थेरेपी। ओके, योग से सर्वाइकल पेन को कैसे ठीक किया जाए, इसमें मैं पीएचडी कर रहा हूँ। ओके सर, तो आजकल तो ये तो कॉमन इश्यूज है सर, सर्वाइकल पेन वाला तो बिल्कुल। हम जैसे लोग तो सारे दिन स्क्रीन पे बैठे रहते हैं, ये प्रॉब्लम तो सबसे ज़्यादा फेस करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। काफ़ी मैंने जो लगभग 8-10 साल में मैंने जो योग लोगों को सिखाया है, उसमें इस तरह के बहुत से केसेस मैंने हैंडल किए हैं, जिसमें सर्वाइकल पेन, लोअर बैक पेन, हम्म, इस तरह के मस्कुलो स्केलेटल कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स लोगों को रहते ही हैं। एंड रीसेंट तो आजकल देखने में आया कि 22 और 23 साल की एज से ही लोगों को ये सब स्टार्ट हो रहा है। सिंस हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है ना, हम फ़ोन में भी नीचे गर्दन करके देखते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, हर चीज़ में हेड थोड़ा डाउन ही रहता है। तो इस वजह से जैसे जैसे एज अप होते हैं, और अगर इसमें आपने अपनी स्पाइनल हेल्थ यानी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ पे ध्यान नहीं दिया, तो लाइफ के एक एज पे जाकर के आपको फेस करना ही करना पड़ेगा। और रीसेंट स्टडीज़ में तो ये सामने आया है कि लगभग आज की डेट में 70% लोग कहीं ना कहीं बैक पेन फील करते ही करते हैं अपने पॉइंट के, लाइफ के किसी ना किसी पॉइंट पे। हाँ, और आजकल तो बहुत कम उम्र में भी ये सब चीज़ें देखने को मिल ही रही है। एग्जैक्टली, आजकल डाइट, हाँ, लाइफस्टाइल, सब कुछ ऐसा हो गया है कि जो किसी ना किसी हेल्थ इशू, डिजीज, डिसऑर्डर को जनरेट कर ही देता है हमारी बॉडी में। बट सर मतलब कि जैसे अभी हमारा जो स्क्रीन टाइम रहता है वो यूजली 10 to 12 आवर्स तो रहता ही रहता है। हम ना चाहकर भी हमारा रहता है, क्योंकि पूरे दिन भर लैपटॉप पे काम करना, ये सब चीज़ें रहती है। तो इन सब चीज़ों को कैसे मेंटेन किया जा सकता है कि जैसे सर्वाइकल पेन कम हो? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ऐसा क्या किया जा सकता है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जब वर्क कर रहे हैं, आप ये ध्यान में रखेंगे आपकी स्पाइन, आपकी बैक सीधी हो। अच्छा, उसका एक सिंपल सा तरीका मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, कैसे स्पाइन को स्ट्रेट रख सकते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा नोट अपनी डेस्क पे रखिए, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अपनी डेस्क के पीछे या तो एक छोटा पिलो रखें ना, या फिर बैक स्ट्रेट रखें, ठीक है। देन हल्का सा आगे बेंड होकर के बैठे, रेदर देन पीछे झुक के बैठने से और यहाँ से गर्दन नीचे करने से। आप कोशिश करिए कि कमर सीधी और जो बेंडिंग है वो आपके हिप जॉइंट, आपकी स्पाइन, आपकी लोअर बैक से आए। ये एक तरीका है। देन स्ट्रेंथनिंग, आपको स्पाइन को, अपनी बैक को स्ट्रेंथ देनी ही देनी पड़ेगी, वो इम्पॉर्टेंट है। तभी जाकर के आपकी जो मसल्स जो कि आपकी स्पाइन का सपोर्ट करने के लिए बनी है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि आपकी स्पाइन के ऊपर जो आपकी नेक का, आपकी गर्दन का, आपके इतने बड़े स्कल का वेट आ रहा है, उसे झेलने में उसकी हेल्प कर सके। ठीक है। तो क्या सर मतलब सर्वाइकल इतना वो है क्या कि इतनी सब चीज़ें करनी ज़रूरी है? इतना हार्म है क्या हमारी बॉडी के लिए सर्वाइकल पेन? बिल्कुल।
जिनको सर्वाइकल पेन की काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं। अच्छा। स्टेज 1 हल्का-फुल्का डिस्कम्फर्ट रहने लगता है हम्म। ना? स्टेज 2 ये डिस्कम्फर्ट दिन के 1-2 घंटे से बढ़ कर के दिन में 6-6, 8-8 घंटे रहने लगता है। अब सोचिए, ये जब स्टेज 3 पे जाएगा, जब पूरे ही दिन आपको डिस्कम्फर्ट सताएगा, तो इंसान कितना चिड़चिड़ा हो जाएगा, कितना वो मेंटली और फिज़िकली थक जाएगा, हाँ। ठीक है? जब इतना इंसान थकने लगेगा, तो अपने आप उसके डे टू डे एक्टिविटी हर चीज़, चाहे आप कुछ भी करिए, आप सोचिए, आप सो रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, आप खा रहे हैं, खाते समय पेन हो रहा है, आप अपना फैमिली टाइम नहीं एन्जॉय कर सकते, कुछ एन्जॉय नहीं कर सकते, कि ये इसकी सिवियरिटी है। इसकी सीरियसनेस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो योग से इसे ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल, इसे ठीक किया जा सकता है। तो योगा करके ठीक करना पड़ेगा बट बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ी कुछ चीज़ें हैं, मीन्स योग केवल 1 घंटे या अपने सिर्फ़ कुछ 10 मिनट का लाइफ़ हैक नहीं है, वो एक लाइफ़स्टाइल है। जब इस लाइफ़स्टाइल को अपने पूरे डेली रूटीन में उतारा जाएगा, तो धीरे-धीरे अपने आप आपको ये पॉज़िटिव चेंजेस देखने को देखने को मिलेंगे। मिलेंगे। उसमें से आप कह सकते हैं एक एडिशनल बेनिफिट है ये तो, कि आपको कोई बीमारी नहीं आ रही, आपको बैक पेन नहीं है, ये सब। तो मतलब सर अब योग की जैसे बात करी, एग्जैक्टली योग है क्या? ओके, सो योग की काफ़ी अलग-अलग लोगों ने आज से नहीं, आज से हज़ारों साल पहले से अपने-अपने टाइम के हिसाब से, अपनी-अपनी फ़िलॉसफ़ी के हिसाब से डेफ़िनेशंस डेफिनेशंस दी बना हैं। रखे लेकिन किसी ने कहा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। माने कि हमारे मन में जो थॉट्स आ रहे हैं, मॉडिफ़िकेशंस, जो माइंड इधर-उधर भाग रहा है, उसको कंट्रोल करना योग है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म ही योग है। अपने कर्म को कुशलतापूर्वक करो, वो योग है। वो योग है, हाँ। लेकिन अब आज के मॉडर्न टाइम में अगर हम देखें, तो जो मुझे सबसे बढ़िया डेफिनेशन योग की लगती है, वो है कि योग जीवन जीने का एक तरीका है। योगा इज़ अ लाइफ़स्टाइल, ठीक है? लाइफ़स्टाइल का मतलब क्या है, कि ये सिर्फ़ 1 घंटे की एक्सरसाइज़ नहीं है, है ना? ओके। ये आपकी 1 घंटे की प्रैक्टिस, 1 घंटे की एक्सरसाइज से आगे जा कर के आप कैसे सोते हैं, कितना सोते हैं, क्वालिटी ऑफ स्लीप क्या है, ठीक है? देन मिताहार, आपकी डाइट कैसी है, डेली डाइट जो है वो कैसी है? स्लीपिंग हैबिट्स, और बाकी आपकी छोटी-छोटी जो लाइफ की हैबिट्स हैं, वो कैसे हैं? ये सब योग है ना? योग सिर्फ़ एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज़ नहीं कह सकते, ये जीवन जीने का एक तरीका, एक शैली है। जैसे सर अब आपने योग के बारे में बताया, तो योग के टाइप्स भी होते हैं क्या? बिल्कुल, योग के 4 हम कह सकते हैं अलग-अलग धाराएँ, अलग-अलग टाइप्स हैं, जैसे कि ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। सो जो एंशिएंट फ़िलॉसफ़ी है योग की, वो यह कहती है कि हर इंसान, हर मनुष्य अपने हिसाब से योग का पाथ चूज़ कर सकता है, उसका रास्ता चूज़ कर सकता है। अपने अकॉर्डिंग। बिल्कुल। अच्छा। तो अगर किसी को भक्ति में इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा, तो भक्ति के द्वारा वो योग तक पहुँच सकता है। योग यानी खुद से जुड़ने का तरीका। तो मेथड्स बहुत सारे हैं, आपके लिए जो सूटेबल है। आप ऐसे डेडिकेटेड इंसान हो, जो कि अपने काम से बहुत प्यार करता है, अपने काम को, अपनी जॉब को अपनी ड्यूटी समझ के करता है, तो आप कर्म योग को फ़ॉलो कर सकते हैं, इस तरह से। ओके, तो मतलब जो सब कर रहे हैं कर्म योग तो कर ही रहे हैं, काम कर रहे हैं तो कह नहीं सकते ऐसा। अच्छा। कर्म योग का मतलब है कि सेल्फलेस, है ना? बिना फल की चिंता किए जो वो तो नहीं कर रहे हैं हाँ, सर। कर्म जो वही हाँ, बिल्कुल। कर्म करने से पहले फल तो चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। हम तो पहले फल सोचेंगे कर्म हाँ, करने से जैसे अभी पहले हम कि पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि वायरल होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फल तो कहीं ना कहीं दिमाग में है ही। बिल्कुल। तो सर मतलब कहीं ना कहीं जब भी हम योगा करने के बारे में सोचते हैं ना, हुँ, या हुँ। कोई भी योगा करना शुरू करता है, हुँ, तो हुँ। उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि यार योगा के लिए ट्रेनर की क्यों ज़रूरत है? योगा तो मैं यूट्यूब पे देखकर भी कर सकता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब ट्रेनर की ज़रूरत होती है योग में, या अवश्य। योग उस पे यूट्यूब पे देख के किया जा सकता है? 100% ट्रेनर की या योग शिक्षक की ज़रूरत रहती है। क्यों? यूट्यूब पे भले ही आप अच्छे से अच्छे शिक्षक को देख कर के कर सकते हो, है ना? लेकिन वो वहाँ से आपको करेक्शंस नहीं करवा सकता। अगर आप बिगिनर हैं, आपने कभी योग नहीं किया, तो आप उसको करके कुछ ना कुछ गलती ज़रूर करेंगे, जो कि किसी वीडियो को देख कर के करना 100% पॉसिबल नहीं है, और ज़्यादातर लोगों के लिए तो पॉसिबल नहीं है।
और जितना फ़ायदा योग करके मिलता है, अगर आपने उसे गलत किया तो उसका नुकसान भी है। ठीक है? हो सकता है कि आपने यूट्यूब पे देख करके बैक पेन रिलीफ का कोई वीडियो देखा और योग किया, और बजाय बैक पेन ठीक होने के वो बढ़ गया। इधर-उधर झटके बिल्कुल। हाँ। तो इसलिए यही कहा जाता है कि किसी प्रशिक्षित योग शिक्षक के अंडर गाइडेंस आप योग करें। हुँ। एक ये ऐसा भी होता है कि जैसे कि अगर योग कर मतलब अपनी बॉडी के लिए कुछ भी करना, ठीक है? जैसे उसमें होता है 2 चीज़ें, एक तो हो गया जिम और एक हो गया योग। तो हमेशा कन्फ्यूज़ जैसे मैं हूँ, अभी अगर मैं मेरे बॉडी के बारे में कुछ सोचता हूँ, तो मुझे कभी-कभार लगता है कि यार वर्कआउट या तो जिम में जाके करना चाहिए या योगा करना चाहिए। तो दोनों में से बेस्ट क्या है? क्योंकि अगर देखा जाए तो बाहर के जो जैसे फ़ॉरेनर्स हैं, वो योग को अच्छी तरीके से अपना रहे हैं और कहीं न कहीं हम लोग जो ज़्यादातर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं जिम की तरफ। हाँ, हाँ, तो हाँ। क्या बेस्ट है दोनों में से? देखिए, आपका गोल क्या है इस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका गोल है कि मुझे सिक्स पैक्स एब्स बनाने हैं, हुँ, तुरंत पतला हो जाना है, हुँ, या फिर एक अच्छी फ़िज़ीक दिखने वाली जो फ़िज़ीक है वो बनानी है, हुँ, तो और जल्दी बनानी है, हुँ। तो आप जिम की तरफ जाएँगे। अच्छा। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ़ फ़िज़िकल हेल्थ, सिर्फ़ दिखने वाली बॉडी की जगह हुँ, आप अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी हुँ। स्पिरिचुअल हेल्थ पे वर्क करें, इमोशनल हेल्थ पे वर्क करें, तो आप योग का पाथ चूज़ करेंगे। तो दोनों में ज़रूरी क्या है? देखिए, अलग-अलग ज़रूरी तो यही है कि हमारा कंप्लीट विकास हो, 360 डिग्री हाँ। हमारा जो प्रोग्रेस है वो हो, वो। फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, हुँ, हुँ, हुँ। ये। बाकी अगर किसी का गोल ये है कि मुझे एकदम बॉडी बनानी है, किसी कॉम्पिटिशन में ही जाना है, तो बात अलग है। तो बात अलग हो जाती है। तो योग से सिर्फ़ मतलब ऐसा भी होता है कि बहुत सारी वीडियोज़ में देखते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ, हाँ। कि योग अगर हम करेंगे तो हमारी बॉडी में सिर्फ़ हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, हुँ। फ़िज़िक नहीं बनेगी। तो क्या ये सच है कि जिम से ही फ़िज़िक बनती है और योग से सिर्फ़ फ्लेक्सिबिलिटी आती है? क्योंकि लोगों को फ़िज़िक तो चाहिए सर। आज के टाइम पे जैसे अभी आपने बात करी कि मन वगैरह शांत हो, मेडिटेशन वगैरह करो, ये सब चीज़ें करो, बट कहीं न कहीं लोगों को आजकल फ़िज़िक चाहिए। तो क्या योग से फ़िज़िक पॉसिबल है या फिर जो लोग बोलते हैं वो सच है? बिल्कुल फ़िज़ीक पॉसिबल है। हुँ, हो सकता है उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए, लेकिन फ़िज़ीक पॉसिबल है। एक एग्ज़ाम्पल आपको पुराने टाइम का देना चाहूँगा मैं इसमें। हुँ, 90s 30 के टाइम पे मैसूर, है ना? मैसूर जो किंगडम था, वहाँ हुँ, के जो राजा थे, हुँ, योग गुरु हैं वहाँ के मैसूर के, टी कृष्णमाचार्य करके। अच्छा, उन्होंने अपनी जो उनके जो राजा थे हुँ, मैसूर के, उन्होंने अपने जो रॉयल गार्ड्स थे, हुँ, वहाँ के जो सिक्योरिटी पर्सनल्स थे, हुँ, उनको योग करवाया जाता था। गुरु टी कृष्णमाचार्य उनको जो योग करवाते थे, अष्टांग विन्यास योग। ये अच्छा, इतना इंटेंस होता है कि अगर हम करें, अगर आपको मैं करवाऊँ ये, तो हो सकता है आप 15 मिनट में दम तोड़ दें। अच्छा, दम तोड़ने का मतलब है कि आप एकदम पसीना-पसीना हो जाएँ हाँ, मात्र 15 मिनट में, इतनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी रहती है। इंटेंसिटी सिर्फ़ फ्लेक्सिबिलिटी के लेवल पे नहीं, स्ट्रेंथ के लेवल पे भी, वो हुँ, बहुत स्टैमिना, बहुत एंड्योरेंस माँगता है। हुँ, 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 ठीक है? तो इस तरह योग के अलग-अलग टाइप्स भी होते हैं। अच्छा, उसमें से जिसको आप आजकल पावर योगा के नाम से हुँ, हुँ, जानते हैं, हुँ, वो ही अष्टांग विन्यासा से ही मिलके बना है। तो इस तरह फ़िज़ीक उसमें बनाई जा सकती है बहुत बढ़िया, जिसमें हम ऑफ़ कोर्स अलग से डंबल्स, वेट ये सब नहीं यूज़ करते, अच्छा, लेकिन हमारा ही बॉडी वेट यूज़ करके हम प्रैक्टिसेस करते हैं, उससे बहुत अच्छी फ़िज़ीक आप बना सकते हैं। तो योगा से फिज़िक बनाई जा बिल्कुल सकती है। बनाई जा और सकती अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो किस तरीके से क्या रहता है पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर अगर योग करते हैं तो? है। फ्लेक्सिबिलिटी तो ऑफ़ कोर्स योग का एक पार्ट है हुँ, कि आप योग करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, हुँ, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो आप योग करेंगे। हुँ, दोनों एक साथ चलता है हुँ, कि हो सकता है कुछ एडवांस योगासन करने के लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हुँ। वो फ्लेक्सिबिलिटी भी योग से आपके पास आएगी। ओके। एक और क्वेश्चन है सर मतलब कि जैसे जिम होती है, हुँ, तो हुँ। जिम के अंदर हम सुबह भी जा सकते हैं, शाम को भी जा सकते हैं। हुँ, हुँ। जैसे हमारे ऑफ़िस में भी है जो बहुत सारे लोग शाम को ही जाते हैं यहाँ हुँ, से हुँ, जाने हुँ, के हुँ, बाद। हुँ, हुँ। बट योग में कहीं न कहीं लोग ऐसे सोचते हैं कि यार नहीं यार सुबह-सुबह अगर हो सकता है तो ही करेंगे, हुँ, हुँ। शाम को तो नहीं है पॉसिबल। हाँ, हाँ। तो क्या योग शाम को किया जा सकता है या मॉर्निंग या इवनिंग कौन-सा बेस्ट टाइम है योग के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, है हाँ, ना? दोनों ही टाइम योग किया जा सकता है। ओके। अच्छा, तो लोगों का ये मिथ है सबसे बड़ा कि योग मॉर्निंग में ही किया जा सकता है, इवनिंग में बिल्कुल उसे नहीं कर सकते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मॉर्निंग में भी किया जा सकता है, इवनिंग में भी किया जा सकता है योग।
उसमें बस इतना सा डिफरेंस है कि मॉर्निंग में आपकी एनर्जी लेवल्स अच्छे रहेंगे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी, हम्म। और जो इवनिंग में आप करते हैं उसमें आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए लंच के बाद, यानी कि 3 से 4 घंटे का टाइम आपके पास होना चाहिए लंच के आफ्टर बाद। लंच। आफ्टर लंच हाँ, मतलब कि जैसे सफिशिएंट अगर हाँ टाइम हाँ ड्यूरेशन हाँ, है तो आप उसके बाद किया जा सकता है अगर योग हमने वगैरह। 1 बजे लंच किया है तो हम 5-6 बजे तक के आसपास योग कर सकते बिल्कुल हैं। आराम से। और ओके। अगर आपने कुछ स्नैक्स लिया है इवनिंग में हम्म तो स्नैक्स से 1.5 से 2 घंटे का टाइम ले सकते हैं आप, वो कर सकते हैं योग। मेरा सबसे ज़्यादा मानना यही है इसमें कि जो टाइम आपके लिए सबसे ज़्यादा सूट करता हो, आपके लिए पर्सनली, जिसमें आप लंबे समय तक इसे कंटिन्यू कर कर सकें। सकते, कंसिस्टेंसी बना के रख सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। उसी टाइम आप योग करें ताकि आप एक बार शुरू हो जाएँगे ना, हम्म जैसे ही आप इसमें उतरेंगे, हम्म, फिर धीरे-धीरे आप महसूस करेंगे कि आप खींचे जाएँगे इसमें। लंबा है। बिल्कुल। अच्छा, तो कंसिस्टेंसी बना के तो रखना मुश्किल है बट सर। नहीं, कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है योग में। जो लोग बात करते हैं ना कि हम योग तो कर रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है हमें, उनका यही होता है कि 1 दिन किया, 1 दिन नहीं किया, फिर 1 दिन किया, 1 दिन नहीं किया। वो यही रीज़न है कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी तो की है सक्सेस या फिर हाँ, रिज़ल्ट्स के लिए योग में। योग में मतलब वो तो कंसिस्टेंसी तो सब में ही बना के रखनी पड़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। अब जैसे अभी आपने एक बात करी कि लंच करने के कुछ टाइम बाद में योग कर सकते हो, तो एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में कि जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं तो उसमें होता है कि प्री वर्कआउट मील, हाँ, हाँ, हाँ। पोस्ट वर्कआउट मील। तो क्या योगा में भी ऐसा होता है कि योग करने से पहले आप ये चीज़ें खाइए, ये डाइट प्लान करिए, और योगा करने के बाद में ये चीज़ करिए, तो ऐसा कुछ होता है? नहीं, जनरली ऐसा कुछ नहीं होता है कि इसमें आपको प्री वर्कआउट वगैरह लेना पड़े। हम्म नॉर्मली आप, अगर आपकी हैबिट है सुबह जल्दी उठ कर के चाय वगैरह कुछ पीने की, तो आप ग्रीन टी ऐसा कुछ ले सकते हैं। थोड़ा गैप दें 1 घंटे का, फिर आप योग करें, हम्म, ठीक है। वरना आप भूखे पेट योग करें तो सबसे ज़्यादा बेटर वही रहता है, अच्छा, रिज़ल्ट्स बेटर मिलते हैं। भूखे पेट। बिल्कुल। और डेली कितनी देर करें योगा, डेली कितनी देर करनी चाहिए? देखिए, योग जैसा कि मैंने बताया, योग जीवन जीने का तरीका तरीका है। है। अगर आप योग व्यायाम की बात करते हैं हम्म, तो वो 1 घंटा काफ़ी है। अच्छा, दिन का। लेकिन हम पूरे दिन भर में योग करते ही रहते हैं। हम्म, तो ये जैसे 1 घंटा, अब मान लेते हैं कि सर मेरे पास कोई ट्रेनर नहीं है, तो मुझे उस 1 घंटे में ऐसे क्या क्या आसन करने चाहिए जो मेरी पूरी बॉडी के लिए इफेक्टिव हो? हम्म। देखिए, सबसे पहले शुरू कीजिए थोड़े सूक्ष्म व्यायाम से। हम्म हल्की फुल्की अपनी गर्दन की, शोल्डर्स की, कलाइयों की, घुटनों की, एंकल्स की जॉइंट हम्म लूजनिंग करिए। हम्म मात्र 5 से 7 मिनट, 10 मिनट इसमें लगेंगे। हम्म उसके बाद थोड़ा स्ट्रेच कर लिया हल्का फुल्का, हम्म, और फिर सूर्य नमस्कार करिए अच्छे से। अगर सूर्य आपको नमस्कार। ज़्यादा आसन याद नहीं रहते हैं, हम्म आपको समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, तो सूर्य नमस्कार करिए। सूर्य नमस्कार में अलग अलग तरह के पोजेस आते हैं। उसको आप हाई इंटेंसिटी पे भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा राउंड्स करेंगे तो इंटेंस हो जाएगा। जितना आपको वार्म अप चाहिए आप करिए। फ्लेक्सिबिलिटी उससे मिलती है, स्ट्रेंथ उससे मिलती है, स्टैमिना उससे बढ़ता है। फिर आप थोड़े-थोड़े आसन बैठ करके, थोड़े खड़े हो करके कीजिए, और लास्ट में प्राणायाम करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे अंडररेटेड पार्ट है योग का प्राणायाम। लोग नहीं करते हैं प्राणायाम ये सब। प्राणायाम में क्या करना होता है? प्राणायाम यानी कि आप कह सकते हैं ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस है। ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस का कुछ सेट है। जैसे कि काफ़ी फेमस है, आपने सुना होगा अनुलोम-विलोम प्राणायाम। अपने प्राणों को, प्राण यानी कि सिर्फ हमारी ब्रेथ नहीं, प्राण यानी हमारी एनर्जी। अपनी जो इंटरनल एनर्जी है उसको चैनलाइज, उसको कंट्रोल करने की जो विधि है, जो तरीका है, वो प्राणायाम है। ओके। तो हमें अपनी अंदर की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए वो करना है। एक बार आपने सब किया, उसके बाद आप वापस रिलैक्स होना चाहते हैं, वापस वो रिफ्रेशमेंट फील करना चाहते हैं कि थकान नहीं। योग करने के बाद आपको थकान नहीं, रिफ्रेश्ड फील होना चाहिए, तभी आपने ऐसे सही योग किया है। और जैसे कि अभी इन सब के बारे में बात करने के बाद में एक ये है कि प्रोटीन और कैरेटीन, ये सब लेना सही है बॉडी के लिए? अगर आपको नीड है, हम्म जैसे कि प्रोटीन की, हमारे ज़्यादातर जो इंडियन वेजिटेरियन डाइट्स हैं उनमें काफ़ी कमी देखी गई है, और जो इसमें वेजिटेरियन में जो ऑप्शंस भी हैं, लोग उनको सही तरह से कंज्यूम नहीं करते हैं। तो ऐसे में अगर नीड पड़े तो मुझे लगता है कि प्रोटीन पाउडर लेना गलत नहीं है। अच्छा,
प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आज की अगर प्रॉब्लम्स आज के ज़माने की है तो सॉल्यूशन भी आज ही के ज़माने का होना ये चाहिए। भी बात सही है सर, हाँ। समय के हिसाब से बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल बदलना पड़ेगा। एक जैसे मेडिटेशन हम स्टार्ट करते हैं, हुँ, हुँ। मेडिटेशन को करने का सही तरीका क्या होता है? और जैसे कि मैं कभी रील्स में भी देखता हूँ कि अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, एंजाइटी फील कर रहे हो, तो आप मेडिटेट करिए, उससे सब कुछ ठीक लगेगा। तो मतलब मेडिटेट करना सही होता है और किस तरीके से किया जा सकता है कि ताकि सही फील हो? क्योंकि मेडिटेशन जब हम करते हैं, ठीक है, एंजाइटी स्ट्रेस फील हो रहा होता है। जैसे हम 1-2 दिन पहले शायद मैं आपके साथ बैठा था तो आप ही बता रहे थे कि जब आप एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं तो आप अपने दिमाग को एक जगह स्थिर कैसे रख पाएँगे? बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके बारे में थोड़ा आप क्लियर करिए। तो सबसे पहले तो यह जानना ज़रूरी है कि मेडिटेशन है क्या? अच्छा, आपके अनुसार मेडिटेशन क्या है? आप क्या समझते हैं मेडिटेशन से? मेडिटेशन से एक जगह ध्यान केंद्रित करना। हाँ, हाँ, ठीक है? हाँ, मुझे और वो जगह जो जहाँ हम ध्यान केंद्रित करते हैं, वो हमारे ही अंदर होनी चाहिए। मीन्स मेडिटेशन से बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अंदर ध्यान केंद्रित करना, हमारे शरीर, हमारे मन और हमारी आत्मा तक ध्यान को पहुँचाना, उसे केंद्रित करना, ये ध्यान और मेडिटेशन है, ठीक है? हुँ, तो अभी जो बहुत बड़ा मिथ है और मेरे पास भी काफ़ी ऐसे लोग आते हैं जो यह बोलते हैं कि हमें मेडिटेशन करना है। हुँ, मेरा उनसे सबसे पहला सवाल होता है, आपको मेडिटेशन क्यों करना है? हुँ, तो वह बोलते हैं कि हमारे डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया है कि मेडिटेशन करें क्योंकि आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी या फिर हो सकता है आप एंजाइटी या डिप्रेशन की मेडिसिन्स ले रहे हों। लेकिन अगर आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो आप विचारों में खोए हैं अपने, किसी न किसी विचार में, चिंता में डूबे हुए हैं। तो मेडिटेशन में जब आप आँखें बंद करके ध्यान लगाएँगे, तो बजाय आप सही जगह ध्यान लगाने के, आप अपनी ही चिंता में और गहरा डूब जाएँगे। तो जिनको स्ट्रेस एंजाइटी है, वो मेडिटेशन की तरफ ना जाएँ, वो पहले उसको कम करने के लिए प्राणायाम का ध्यान करें। हुँ, प्राणायाम का अभ्यास आप करें, प्राणायाम से आप अपनी एनर्जी को सही जगह चैनलाइज़ जब कर पाएँगे, तो उस एनर्जी से आपके प्राणों और ब्रीदिंग के थ्रू आपका माइंड कंट्रोल होगा, ठीक है? एक बहुत छोटा एग्ज़ाम्पल है, जैसे कभी आपको गुस्सा आता है? हुँ, गुस्सा आता है तो आप नोटिस करेंगे क्या होता है, आपकी हार्ट बीट फ़ास्ट हो जाती फ़ास्ट हो है, जाती है, हाँ। आपकी ब्रीदिंग तेज़ी से और हुँ, हुँ, गर्म हवा चलने हुँ, लगेगी ब्रीदिंग, हुँ, एकदम तापमान बढ़ हाँ, जाएगा बढ़ बॉडी में, जाएगा। ठीक है? हाँ, तो उसे पहले कंट्रोल करना है, तो पहले आप मेडिटेशन की जगह आप ब्रीदिंग करिए। ब्रीदिंग से आप डायरेक्टली अपनी ब्रीदिंग रेट आपने कंट्रोल कर ली, हुँ, आपकी हार्ट रेट आपने कंट्रोल कर ली। हुँ, आपका हार्ट और आपके लंग्स आपस में मिल कर के ये काम करते हैं, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ, उनको कंट्रोल किया, तो आपका माइंड, आपका मन थोड़ा शांत होगा। जब इसको और डीपर लेवल पे प्राणायाम प्रैक्टिसेस को हम लेके जाएँगे, तो आप और लंबे टाइम तक ये शांति का अनुभव महसूस करेंगे। फिर जब धीरे-धीरे वो शांति स्थिर होने लगे, हुँ, फिर आप मेडिटेशन का अभ्यास शुरू करें। फिर कर तो इस सकते हैं। तरह हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। अगर अच्छा, आपको किसी तरह का कोई स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी इस तरह का कुछ भी नहीं है, जो हुँ, नॉर्मल लोगों के अगर हैं, हुँ, तो उनके लिए आप एक छोटे 10 मिनट के मेडिटेशन से स्टार्ट करें। क्योंकि जब मेडिटेशन की हम बात करते हैं, हमने मूवीज़ में, टीवी सीरीज़ में ही देखा है, यही। या हमारे पुराने जो आते थे महाभारत, हुँ, रामायण, हुँ, हुँ, उनमें हमने क्या देखा है कि ऋषि गुफा में बैठे हैं हाँ, और वो और सालों ध्यान, तक तपस्या कर रहे हैं, हाँ, उनके बाल ऐसे हो गए, उनके हाँ, एज हो गई, है ना? हाँ, यही है मेडिटेशन, हाँ, लेकिन वो पहुँचना बहुत बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ अभी तक जब हम पहुँचना। आज के टाइम के हिसाब से बात करते हैं, तो एक छोटे से 10 मिनट से आप शुरू करें। उस 10 मिनट को धीरे-धीरे बढ़ाएँ। अचानक से आप 1 घंटे का वो सोच करके, वो जो टीवी सीरियल आपने देखा, वो सोच करके बैठ गए, हाँ, तो तो आप 10 मिनट बाद ही आप हिलने लग जाएँगे, आप इधर-उधर, वो आपका ध्यान जाएगा, आँखें हाँ, खुल जाता है जाएँगी। सर, बिल्कुल। जाता है। तो बहुत छोटा-छोटा स्टार्ट करें और कोशिश करिए गाइडेड मेडिटेशन पे जाएँ। गाइडेड मेडिटेशन यानी कोई शिक्षक, कोई टीचर हो जो आपको मेडिटेशन की तरफ जाने के लिए गाइड कर रहा हो, ठीक है? और बाकी बहुत सारे हाँ, मेथड्स हैं मेडिटेशन के, आपका मन जिस पे लगे आप उसे फॉलो करें। फॉलो मतलब विदाउट ट्रेनर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, जब आप स्टार्ट करते हैं तो किसी शिक्षक, किसी गुरु के हाँ, अंडर ही करिए। अभी जैसे आपने इसमें बात करी कि मतलब मेरे डॉक्टर ने बोला है कि आप मेडिटेशन करिए, तब जाके आपको स्ट्रेस में, एंजाइटी में रिलीफ मिलेगा। मेरा एक क्वेश्चन है कि योग से सब कुछ बॉडी का जो जितनी भी बीमारियां होती है ना,
क्या वो सब कुछ ठीक करी जा सकती है? मेडिकल साइंस की हमें ज़रूरत नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, आज के टाइम में सबसे अच्छा यही है कि होलिस्टिक अप्रोच ट्रीटमेंट की ट्राई की जाए। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या है? सब लोग वोल यानी कि मिल कर के काम करें। योग अकेला ट्रीटमेंट नहीं दे सकता और ना ही मेडिकल साइंस अकेले ट्रीटमेंट दे सकती है। जो बड़ी-बड़ी बीमारियां हैं या फिर आप नॉर्मल, जब हम बैक पेन की बात कर रहे थे, आप बैक पेन को ही पकड़ लीजिए। मेडिकल साइंस में कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि आपके बैक पेन को 100% ठीक किया जा सके, ठीक है? अल्टीमेटली उसमें एक्सरसाइज ही आपको करनी पड़ेगी, जो कि योग में पॉसिबल है। पॉसिबल है, हाँ। ठीक है? तो और एक और जो ब्लड प्रेशर की जब हम बात करते हैं, हम्म, हार्ट डिजीज आजकल काफ़ी बढ़ रही है। तो हार्ट एलिमेंट्स की जब बात की जाती है, तो अगर आपको हाई बीपी है, डॉक्टर आपको मेडिसिन रिकमेंड करेंगे। लेट्स सपोज आपको 15 या 20 mg की एक मेडिसिन दी गई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तो एज अ योग टीचर, एज अ योग शिक्षक, मैं ये नहीं कह सकता कि आप ये मेडिसिन मत लो, मैं आपका ठीक करवा दूंगा बीपी। अच्छा। ठीक है? हाँ। आप मेडिसिन लेते रहें हाँ। और योग अभ्यास शुरू करें। धीरे धीरे जब आप योग अभ्यास में 3 महीने 6 महीने होंगे, तो आपका बीपी अपने आप थोड़ा थोड़ा कंट्रोल आने लगेगा। फिर आप डॉक्टर के पास जाइए, मेजरमेंट लीजिए। फिर वो हो सकता है अगर सही है तो आपकी दवाई की डोज की कम की जाए। फिर योग अभ्यास शुरू करिए। फिर 3-6 महीने बाद दवाई की डोज कम की जाए। तो इस तरह से जो हम आजकल बात करते हैं ना, आपने काफ़ी सोशल मीडिया रील्स में देखा होगा, डायबिटीज़ रिवर्सल, डिजीज़ रिवर्सल। तो इस तरह से वो रिवर्सल होता है, यानी कि वापस धीरे धीरे करके मेडिकल साइंस के साथ चलते हुए दवाइयों को छोड़ देना। अचानक से नहीं छोड़ना चाहिए कुछ। बट सर अभी जैसे रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ था, जैन या फेब की बात है, ठीक है? ब्लड प्रेशर मेरा बहुत हाई रहने लग गया था, मतलब 152 153 के आसपास रहने लग गया था, ठीक है? तो मेरे नॉन डॉक्टर है, जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर है, ठीक है? पंचकर्मा का उनका सेंटर है। तो मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने एक थेरेपी दी मुझे, ठीक है? थेरेपी देने के बाद में एक कुछ शायद आयुर्वेद, मुझे टैबलेट का तो नाम एग्जैक्टली पता नहीं कि वो टैबलेट क्या थी, बट मैंने वो 10-15 दिन किया, ठीक है? 10-15 दिन करने के बाद में ब्लड प्रेशर मेरा बिल्कुल नॉर्मल हो गया। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मेडिकल साइंस की तरफ जाता ना, मेडिकल साइंस में क्या होता है, अगर मैं ब्लड प्रेशर के लिए डॉक्टर के पास जाता तो वो एक दवाई होती जो मेरे लिए कंटिन्यूअसली वो चला देते कि आपको डेली ये लेना है। तो कहीं ना कहीं शायद उस चीज़ ने मुझे इफेक्टिव किया या क्या है। अच्छा, तो होता क्या है कि जैसे अभी आपकी एज काफ़ी कम है, तो इस एज में ब्लड प्रेशर हाई होने के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है टेम्पररी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, ज़्यादा आप सोच विचार कर रहे हो, ज़्यादा गहरी चिंता में हो, तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो अब उसे कम करने के लिए दवाई की जितने दिनों तक ज़रूरत थी वो दी गई, अच्छा। तो वो अपने आप नॉर्मल आ गया। अब लेकिन अगर उस टाइम ड्यूरेशन में आपको नहीं कंट्रोल में आती तो आपको और दवाई दी जा सकती थी, हाँ। तो ऑफ कोर्स ये हमारे अलग अलग, सबका अलग अलग स्टेजेस के अकॉर्डिंग है ये सब कुछ। स्टेजेस प्लस आपका नज़रिया, आप किसको प्रेफर करते हैं। हो सकता है कि कोई मेडिकल साइंस को पहले प्रेफर करे, आपने आयुर्वेद को प्रेफर किया, वो आपके ऊपर, आपकी पर्सनल चॉइस है, आपका खुद का विश्वास है वो। हाँ, कि आपकी खुद की प्रेफर। बिल्कुल। ओके। अब सर मतलब कहीं ना कहीं अगर जैसे भी आपने बात करी हार्ट डिजीज की, तो हर दूसरे तीसरे दिन ये सुनने को मिलता ही है कि वो इंसान थे, फले इंसान थे, उनको हार्ट अटैक आ गया, उनकी मौत हो गई। तो हार्ट डिजीज इतनी बढ़ रही है अभी इस टाइम पे, कभी कुछ पता ही नहीं चलता। और ऐसा नहीं है कि अबोव एजेस में, अबोव 50 अबोव 60, ऐसा नहीं है। 30 से कम वाले लोगों में भी ये चीज़ें हो रही है। तो ऐसा क्या करें जिनसे कि हार्ट डिजीज को रोका जा सके? ऐसे योग में ऐसे क्या आसन्स करें, एक बार आप बताइए। तो हार्ट डिजीज़ को उसके लिए थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि इसका रूट कॉज क्या हो क्यों रहा है ऐसा। सबसे बड़ा कारण है हमारा लाइफस्टाइल ना, हमारा लाइफस्टाइल यानी कि हमारा खान पान, जो स्ट्रेसफुल लाइफ हम जी रहे हैं, नींद नहीं ले रहे हैं प्रॉपर, या फिर हम बहुत ही टॉक्सिक्स को ओके कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हो सकता है कि आपके हार्ट में या फिर किसी ब्लड वेसल में कोई ब्लॉकेज आया हो, आपके ब्रेन में कोई ब्लॉकेज आया हो, जिससे कि ब्लड सप्लाई हार्ट या ब्रेन तक रुक जाने से, जो हार्ट अटैक कम एजेस में ज़्यादातर होते हैं, उनका मोस्ट प्रोबेबली यही रीज़न होता है कि या तो ब्रेन में या हार्ट में ब्लड सप्लाई पहुंच नहीं रही, तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया। तो काफ़ी यंगस्टर्स के भी, जैसे 25 से 30 साल के लोगों की भी काफ़ी न्यूज़ आई थी बीच में, है ना,
कि हार्ट अटैक से मौत हो गई। हाँ वही। तो यही है। अब इसके लिए हमें यह ज़रूरी है कि लाइफस्टाइल को सुधारें, साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। यानी कि जो ब्लड फ्लो है, जो रास्ता ब्लड के जाने के लिए बना है, उसे जाने दीजिए। उसके लिए आपकी कार्डियक हेल्थ, आपकी हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। तभी तो वो ब्लड को पूरी तरह पूरी बॉडी में सर्कुलेट, घुमा हाँ पाएगा, हाँ। तभी ऑक्सीजन पहुंचेगी आपके ब्रेन तक। वो रुक गई तो हार्ट रुक गया। हार्ट रुक गया। तो मतलब एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी चाहिए योगा में? अगर आप आसन्स की बात करें तो कौन कौन से आसन करने चाहिए? देखिए, अगर किसी को हार्ट डिजीज़ नहीं है तो वो सूर्य नमस्कार कर सकता है, बहुत बढ़िया है इसके लिए। इसके अलावा रेगुलर जो भी आसन होते हैं बेसिक सारे, बैकवर्ड बेंडिंग पोजेज जिसमें हम पीछे की तरफ मुड़ते हैं, वो पोजेज बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। उसमें क्या होता है, हमारा जो चेस्ट है, लंग्स हैं, वो ओपन होता है। जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हमारे हार्ट के आसपास के जो मसल्स हैं वो ओपन होते हैं, ठीक है। वो स्पेस देता है हमारे हार्ट को, और हवा अपने भरने के लिए लंग्स को स्पेस देता है। बैकवर्ड बेंडिंग पोजेस में बहुत अच्छा है, जैसे भुजंगासन हुआ, सेतु बंदासन हुआ, ये सब पोजेस बहुत अच्छे हैं हार्ट के लिए। इसके अलावा प्राणायाम, प्राणायाम मस्त है। बिल्कुल प्राणायाम तो आप भूलिए ही नहीं कि किसी भी ऐसी कुछ चीज़ हो जिसमें प्राणायाम में जिसका सोल्यूशन ना मिले। सबसे पहले प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल, तो उसमें प्राणायाम से हम डायरेक्टली हार्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। आई थिंक हमारी आज़ादी से पहले की ये बात है कि कुछ ब्रिटिशर्स ने या कुछ साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे ऐसे योगियों के बारे में, हो सकता है आपने भी सुना हो, जिन्हें जो अपने हार्ट को अपने कंट्रोल में कर लेते थे। यानी कि वो 2-2 3-3 घंटे तक अपनी हार्ट बीट रोक लेते थे, अच्छा। 2-3 घंटे तक। तो ऐसे में क्या हुआ कि ब्रिटेन से, फॉरेन से साइंटिस्ट आए, उन्हें बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई 3 घंटे अपनी सांस रोक ले। हाँ। उन्होंने जो योगी थे, उनको गड्ढा खोदा, हाँ। एक एकदम वैक्यूम एयर टाइट बक्से में उन्हें लिटाया गया। उस बक्से को बंद किया गया जिसमें ना हवा आ सके ना जा सके। गड्ढे में उन्हें डाला और उन्हें बरी कर दिया गया, दफना दिया गया। फिक्स 3 घंटे बाद जब उन्हें खोला गया तो वो जिंदा थे। ये कैसे पॉसिबल हुआ सर? ये योग विद्या यही है कि उन्होंने अपनी हार्ट रेट पे ही कंट्रोल कर लिया। उन्होंने अपनी सांस की गति को इतना धीमा बना लिया कि वो इतनी सी सांस में इतना टाइम गुजार पाए, ठीक है। अभी अगर मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो आजकल जो एस्ट्रोनॉट्स नासा के थ्रू बाहर भेजे जाते हैं स्पेस में, उन्हें भी प्राणायाम की टेक्निक सिखाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, लिमिटेड ऑक्सीजन है। उसे वो कम ऑक्सीजन पे ज़्यादा देर सर्वाइव कर सकें, ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है प्राणायाम के थ्रू। तो और ये सब चीज़ें कुछ मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब भी चीज़ें पे काफ़ी रिसर्च हो चुकी है। इनके रिसर्च पेपर वाइडली अवेलेबल है इंटरनेट पे। आप वहाँ से देख सकते हो, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर कुछ भी आपको डाउट हो आप चेक कर सकते हैं। हाँ, बढ़िया बता रहे हो सर ये तो आप। अब इसके बाद में एक कॉमन इशू जो है वो है थायराइड, हाँ, हाँ, हाँ। जो कि भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। छोटे-छोटे बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। हुँ। मतलब मैंने भी सुना था अभी कुछ टाइम पहले 10-15 साल के बच्चे में थायराइड हो रहा है। तो मतलब थायराइड को रोकने के लिए ऐसा क्या किया जा सकता है? योगा में ऐसा क्या कर सकते हैं? उनके बारे में एक बार आप थोड़ा बताइए। सो थायराइड जो ग्लैंड है वो हमारे गले में प्रेज़ेंट होता है, अच्छा। और थायराइड की जो ज़्यादातर समस्याएँ हैं वो आपको फीमेल्स में देखने को मिलेंगी। फीमेल्स की लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे स्टेजेस आते हैं जब उनके हार्मोनल्स बहुत ही इंटेंस लेवल पे चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल जब प्यूबर्टी हिट करते हैं, जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं फीमेल्स के, तब उसके बाद में जब एक फीमेल माँ बनती है तब, ओके, डिलीवरी के टाइम पे, तब उनके हार्मोन्स में, प्रेगनेंसी में बहुत चेंजेस आते हैं। देन मेनोपॉज के सिचुएशन पे। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, इसकी वजह से फीमेल्स में ज़्यादा होता है थायराइड एज़ कम्पेयर टू मेल्स। सेल्स, अच्छा। तो ऐसे बहुत सी योगा प्रैक्टिसेस, योगाभ्यास हैं जिससे कि थायराइड को कंट्रोल किया जा सकता है। टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड हमारे गले पे प्रेजेंट होता है। तो ऐसे योगासन, योगा पोज जिसमें या तो गर्दन को नीचे किया जाए या गर्दन को खींचा जाए, वो अच्छा। बहुत अच्छे हैं थायराइड के लिए।
और प्राणायाम मैं मिस नहीं करता हूँ। प्राणायाम तो करना ही है। उज्जयी प्राणायाम, भ्रामरी, ये दोनों बहुत अच्छे हैं थायराइड की समस्या के लिए। फिर कुछ ऐसे इन्वर्जन्स, शीर्षासन का नाम सुना है? जो सिर के बल खड़े हो जाना। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो हमारे ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड नाम का एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। हाँ, तो उसमें वो मास्टर ग्लैंड है, वो काफ़ी सारे हमारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। तो हाँ, ब्लड फ्लो जब उल्टा जाता है ब्रेन में, हाँ, तो वो एक्टिवेट होता है और थायराइड को भी वो कंट्रोल करता है। उससे थायराइड बैलेंस बहुत अच्छा होता है। तो इन्वर्जन्स भी कुछ ऐसा एक सॉल्यूशन है जो को ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत हेल्पफुल हैं थायराइड में। अभी आपने जैसे फीमेल्स की बात करी, तो फीमेल्स में एक प्रॉब्लम है जो है पीसीओडी, पीसीओएस। वो एग्जैक्टली एक बार तो पहले आप ये बता दीजिए कि आखिर ये है क्या और इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है योग के थ्रू। पीसीओडी और पीसीओएस कोई डिजीज़ नहीं है ना? ये एक डिसऑर्डर है जो कि मोस्ट ऑफ द फीमेल्स, यानी कि पुराना डेटा अगर देखें तो इस दुनिया में, वर्ल्ड में 1/3 ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन, यानी कि 30% से ज़्यादा फीमेल्स को अपनी लाइफ की किसी ना किसी स्टेज पे जाकर के पीसीओडी या पीसीओएस होता ही है। अक्रॉस द ग्लोब। बिल्कुल, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और अब रिसेंटली तो ये पॉपुलेशन, ये नंबर और बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अब लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है। हाँ। पहले के मुकाबले में अब फीमेल्स वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ी है, लाइफ में स्ट्रेस बढ़ा है और लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से पीसीओडी पीसीओएस और बढ़ता ही चला गया है। अब इसको हम बात करें कि और डीपर लेवल पे अगर देखें कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो बहुत सिंपल है, बहुत कोई बड़ा इसमें नहीं है कि आपको मेडिसिन लेनी ही लेनी पड़ेगी इसको कंट्रोल करने के लिए। मोस्टली जो ज़्यादातर केसेस पीसीओडी पीसीओएस के होते हैं, इनमें बिना मेडिसिन के ट्रीटमेंट पॉसिबल है। आप सिर्फ योग, एक्सरसाइज, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना करके ये बैलेंस कर सकते हैं, ठीक किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप सही से 6 से 8 घंटे की नींद लें, ठीक है? आपका जो डाइट शेड्यूल है वो सही रखें, क्लीन डाइट लें। ये क्लीन का मतलब है कि ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें अवॉइड करें। इसके बाद में स्ट्रेस को मैनेज करें, जैसे कि आप इसमें योग अभ्यास कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। इसके अलावा अ, बाकी जैसे फ्रेंड्स, फैमिली, ये सब चीज़ें, इनसे घुल मिल के रहें, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें। स्क्रीन टाइम थोड़ा कम। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। तो ये तो आपने बढ़िया बताया सर कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद में एक चीज़ आती है, जैसे आजकल डेली लाइफ में एक रूटीन बन रहा है बाहर का खाना खाना। हम जाते हैं बाहर, ठीक है, हैंग आउट करने जाते हैं, बाहर जाते हैं, हम लेते हैं मोमोज, हाँ, हाँ, पाव भाजी, हाँ। ठीक है, ये सब चीज़ें खाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शायद हार्म कर रही होगी हमारी बॉडी पे। कितना हार्म कर रही है, क्या है, एक बार आप बताओ ऑडियंस को, ताकि खाएं तो एक बार इनके दिमाग में आए कि यार ये खा रहा हूँ तो मैं नुकसान ही कर रहा हूँ अपने शरीर का। देखिए, सबसे पहली बात, मैं खुद उन लोगों में से हूँ जो कि वीकेंड्स पे बाहर जाना पसंद करता है, अपने फैमिली, अपनी वाइफ के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और बाहर का खाना भी मैं खाता हूँ। मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। वुड बेक जो पिज़्ज़ा होता है मुझे काफ़ी पसंद है। अच्छा। तो खाना आप बाहर का खा सकते हैं, लेकिन उसे लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप डेली बेसिस पे बाहर का खाना खा रहे हैं या जंक डेली बेसिस पे खा रहे हैं। और जितना आप खा रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है कि ओकेजनली आप महीने में 2 बार 3 बार जा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आप घर का अच्छा, घर पे बना हुआ हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड कंज़्यूम करें। तो घर पे बना हुआ हेल्दी फूड का मतलब क्या, मतलब क्योंकि घर पे भी अगर हम बना रहे हैं तो ऑयल तो ज़्यादा आ ही रहा है, तो हेल्दी फूड का मतलब क्या होता है? मतलब यही है कि उसमें तेल, मिर्च, मसाले थोड़े कम किए जाएँ, ठीक है? और जैसे कि सिर्फ़ कार्ब्स पे फ़ोकस ना करें, प्रोटीन भी उसमें होना चाहिए। कार्ब्स बिल्कुल अवॉइड भी नहीं करने हैं, कि कुछ लोग होते हैं जो क्रैश डाइट के चक्कर में बिल्कुल एकदम कार्ब्स बिल्कुल बंद कर देते हैं, रोटी, चावल कुछ नहीं। फिर धीरे-धीरे उनका वेट तो लूज़ होता है, लेकिन एनर्जी लेवल्स भी लो होने लगते हैं। सब चीज़ें कंज़्यूम करें, वेल बैलेंस्ड डाइट लें, जिसमें प्रोटीन हो आपके, प्रॉपर जो आपके मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स बॉडी को चाहिए, वो ऑप्टिमम अमाउंट में प्रेज़ेंट होने चाहिए। जैसे फ्रूट्स भी खाएँ, सैलेड भी खाएँ, है ना? दही भी कंज़्यूम करें, ये सब चीज़ें। कहने का मतलब सात्विक भोजन लो। बिल्कुल, हर है ना? तरह का भोजन आप लें। तो सर जैसे अभी आपने वेट लॉस की बात करी, तो योगा से वेट लॉस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है।
अच्छा, कितने टाइम में किया जा सकता है, जैसे अगर आज मुझे करना हो? देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई ना टाइमलाइन फिक्स नहीं है। अच्छा। जो योग है वो वेट लॉस में कैसे वर्क करता है, हम लोग योग में रूट कॉज पे टारगेट करते हैं। रूट कॉज यानी कि हो आपका बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम, बॉडी का मेटाबॉलिज्म। ऐसे बहुत सारे योगाभ्यास होते हैं, क्रियाएं होती हैं जो कि मेटाबॉलिज्म बॉडी का इंक्रीज करते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब है जो आप खाना खा रहे हैं वो किस रेट से पच रहा है और आपकी बॉडी उस एनर्जी को कैसे कंज्यूम कर रही है। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो कि कितना भी खा लें लेकिन वो पतले ही रहते हैं, हाँ, है ना? होता है। और कुछ लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि यार हमें तो पानी खाया हुआ, पानी पिया हुआ भी ज़्यादा लग लग जाता सकता है, है, उससे हाँ। पानी से भी वज़न बढ़ जाता है, हाँ, ठीक है? तो यही डिफ़रेंस होता है मेटाबॉलिज़्म में। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज़्म बहुत फ़ास्ट होता है, बहुत हाई होता है, उनका वेट ईज़िली बढ़ता नहीं है। जिनका मेटाबॉलिज़्म कम या स्लो होता है, उनका वेट बहुत ईज़िली पुट ऑन हो जाता है, ठीक ओके। है? तो इसमें हम वेट लॉस के लिए सिर्फ मस्कुलर लेवल पे टारगेट नहीं करते। मस्कुलर यानी कि आपकी मसल से फैट को कम कर देना, ठीक है? यहाँ पे हम इंटरनल मेटाबॉलिज्म पे वर्क करते हैं जिससे कि अंदर से अपने आप बॉडी फैट कम होने लगता है। तो योग में जो लोग योग में आते हैं वेट लॉस के लिए, तो उनमें एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि किस तरह वेट लूज होता है। सबसे पहले वो ये देखेंगे कि लेट्स सपोज किसी का वेट है 80, उन्हें जाना है 60 पे। 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, लेकिन उनका वेट 80 से सिर्फ 78, 1-2 किलो ही कम हुआ है, हाँ। लेकिन उनके कपड़े काफ़ी ढीले हो गए हैं। अच्छा। सबसे पहले योग में इंच लॉस होता है, ठीक है? ओके। इंच लॉस का मतलब है कि आपका फैट तो कम हो रहा है बॉडी में से जो आपको चाहिए, हाँ, वही आप चाहिए। देख पतले रहे हैं, हाँ, है ना? हाँ। लेकिन वो स्केल से गायब नहीं हो रहा है वेट, है ना? वो थोड़ा टाइम लगता है। स्केल से वेट कम होने में, रिड्यूस होने में धीरे-धीरे थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन योग में अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, तो वो जो वेट आप लूज़ कर रहे हैं ना, वो काफ़ी समय तक लूज़ रहेगा, वो जल्दी वापस नहीं बढ़ेगा। और वेट लॉस का एक फ़ॉर्मूला है। लोग सबसे कॉमन बात जो मैंने सुनी है इसमें कि हमने वेट लूज़ तो कर लिया था मैंने, लेकिन वापस बढ़ गया और जितना पहले था उससे ज़्यादा बढ़ गया। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, मतलब एक बार लूज़ किया, उसके बाद में जैसे योगा कर रहे थे तो योगा करना बंद किया, हाँ। फिर उसके बाद में फिर से वो बढ़ फिर गया, से बढ़ गया। और बहुत जल्दी बढ़ गया। हाँ, अच्छा, तो हाँ। ऐसा क्यों होता है? हाँ। देखिए, इसका एक बहुत सिंपल फ़ॉर्मूला है। लेट्स सपोज़ आपको वेट चाहिए 60, ठीक है? जब आपका टारगेटेड वेट 60 पहुँच जाए, उस वेट को आप लगभग 6 महीने तक मेंटेन करिए। अगर आपने वो 6 महीने मेंटेन कर लिया वो सेम वेट, तो फिर आपको जल्दी से पुट ऑन नहीं होगा वेट, ओके। ठीक है? लोग क्या करते हैं, 60 पे पहुँचा और छोड़ दिया सब कुछ, डाइट छोड़ दी, बस ये लो हो गया मेरा काम। एक्सरसाइज़ छोड़ दी हाँ। और वो वापस वो अपने तुरंत पुराने वेट पे आ जाते हैं। तो जैसे अभी आपने मेटाबॉलिज्म की बात करी, तो अभी है ना एक प्रॉब्लम हो रहा है, लोगों की सिटिंग जॉब्स होती है, हाँ, हाँ। ठीक है? तो कहीं ना कहीं पेट के इश्यूज जैसे कि एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, हुँ, ये सब ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हुँ, तो हुँ। इनके लिए क्या किया जा सकता है? एसिडिटी के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, सिर्फ़ इसके 2 रीज़न्स हैं, है ना? एक तो आप देखेंगे कि आजकल गट हेल्थ जो हम बोलते हैं, उसके इश्यूज़ बहुत बढ़ रहे हैं, सब जो आपने भी बताए। तो इसमें आप एक तो फिज़िकल है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप बाहर का खाना खा रहे हैं, जंक फूड बहुत कंज़्यूम कर रहे हैं। दूसरा रीज़न जो कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वो है स्ट्रेस, ठीक है? मैंने ऐसे ज़्यादातर केसेज़ में देखा है कि जिन लोगों को स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी ये सब हाई लेवल पे होता है, उन केसेज़ में गट इश्यूज़ होते ही होते हैं। 90% केसेज़ में गट इश्यूज़ मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर एनजाइटी और स्ट्रेस है तो? बिल्कुल, स्ट्रेस का मतलब डे टू डे, एवरीडे वाला स्ट्रेस नहीं है, नॉर्मल बेसिक स्ट्रेस। एक स्ट्रेस होता है कि आपको स्टेज पे जाने से डर लग रहा है, वो स्ट्रेस नहीं। नॉर्मल डे टू डे वाला स्ट्रेस। वो नहीं, थोड़ा इंटेंस जो स्ट्रेस होता है जिसको हम क्लिनिकल स्ट्रेस में की कैटेगरी में ले सकते हैं। अच्छा। जिसके कोई मेडिकल साइंस के लिए स्ट्रेस अलग है, स्ट्रेस के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। अच्छा, तो अच्छा। ऐसे तो मतलब एनजाइटी, स्ट्रेस कनेक्टेड है आपसे, आपके पेट से? हाँ, हाँ, बिल्कुल कनेक्टेड रहता है, तो उसका सॉल्यूशन भी वैसे ही किया जाएगा। हाँ। अगर आप सिर्फ़ एक्सरसाइज़ स्टार्ट करें, डाइट स्टार्ट करें, तो काफ़ी हद तक उसे कंट्रोल कर लेंगे और साथ ही साथ अगर आप योगाभ्यास स्टार्ट कर लेंगे, तो आप एकदम कुछ ही महीनों में, मात्र 2 से 3 महीनों में आप ना एकदम गट हेल्थ को बहुत अच्छा पाएँगे।
तो मतलब क्या योगा में ऐसे कौन से आसन कर सकते हैं? ऐसे आसन जिसमें हमारा पेट या तो दबता हो, ठीक है, जिसमें हम ज़्यादा जो फॉरवर्ड बेंडिंग के मूवमेंट्स होते हैं उनमें पेट दबा जाता है। और दूसरा ट्विस्टिंग, जो एकदम हमारे पेट को घुमा दे, ट्विस्ट कर दे हाँ पूरी, मतलब आप मान लीजिए आपकी आंतड़ियों को, आपके एब्डोमेन को, आपके स्टमक को निचोड़ दे, हाँ ठीक है, ऐसे। उस तरह के आसन किए जाएं ट्विस्टिंग वाले, वो बहुत ही इफेक्टिव हैं इसके अंदर। ओके। साथ ही साथ जैसे आपने कुछ चीज़ें सुनी होंगी, क्रियाज कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ये सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें करनी बिल्कुल, चाहिए। ओके। अब सर हम बात करते हैं कि डेली लाइफ में हम ऐसे कौन सी चीज़ें कर रहे होते हैं जो डेली कर रहे होते हैं हाँ, बट वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को डैमेज कर रही है, डेली थोड़ा थोड़ा डैमेज कर रही है बट कर रही है, और हम अभी इस टाइम पे डेली लाइफ में उसे रोज कर रहे हैं? एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो आजकल देखने को मिलता है, तो मैं उसे कहूँगा नेग्लिजेंस, लापरवाही, या हाँ। फिर नज़रअंदाज करना कुछ चीज़ों। सबसे पहले तो अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को इंक्लूड ना करना, किसी भी तरह की एक्सरसाइज हो, है ना, ओके, चाहे जिम हो, योगा हो, बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो। हाँ। है ना, उसे अवॉइड करना। साथ ही साथ जो हम स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, वो क्या है। इसके अलावा डाइट पे बिल्कुल फोकस ना करना और अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान ना देना, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कंक्लूड करते हैं किसी भी आप अगर डिजीज़ की तरफ जाएंगे ना, तो ये चाहे A to Z किसी भी डिजीज़ में, तो ये सब चीज़ें ही हैं जो कहीं ना कहीं रूट कॉज उसका बनती है। बनती है। अच्छा। समझ गया सर। तो मतलब अब हाँ, स्क्रीन टाइम की जैसे आपने बात करी, यूजली स्क्रीन टाइम जो अभी हो रहा है ना, मतलब देख से 2-3 घंटे तो हर किसी इंसान का स्क्रीन टाइम रहता ही रहता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्क्रीन टाइम को कम कैसे कर सकते हैं? मतलब वैसे तो कम करना तो खुद के ऊपर ही डिपेंड करता है कि खुद ही मत चलाओ, बिल्कुल। बट अगर फिर भी ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे हम लोगों का, मैंने आपको पहले बताया कि हम लोगों का स्क्रीन टाइम पे ही काम होता है। एग्जैक्टली। अब तो हाँ बताइए। अगर आपकी जॉब ही ये है कि आपको लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे काम करना है, तो आप स्क्रीन टाइम कम करेंगे कैसे? आप 8 से 10 घंटे तो उसके सामने बैठना बैठे। ही है आपको, हाँ ठीक हाँ। है? तो कुछ बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन है, आप हर 1 से 2 घंटे में स्क्रीन पे नहीं देख कर के, स्क्रीन से थोड़ा दूर, सामने की तरफ थोड़ी दूरी, जितना दूरी पे आप देख सकते हैं, वहाँ कुछ मिनट, 2-4 मिनट के लिए देखिए। अच्छा, बीच-बीच में? बीच-बीच में, हर 2 से 3 घंटे में। अच्छा, हर 2 से हर डेढ़ 2 घंटे की मान लीजिए हाँ, आप हाँ, हाँ। ब्रेक लीजिए, कॉन्स्टेंटली स्क्रीन की तरफ ना देख करके हाँ। आप दूर किसी ऑब्जेक्ट में, ज़रूरी नहीं है, हवा में देख सकते हैं, खुली हवा में देख सकते हैं, आसमान में देख सकते हैं, और बढ़िया है, ठीक है? उस तरफ नज़र रखिए, ठीक है? इसके अलावा स्क्रीन टाइम का एडवर्स इफ़ेक्ट हमारी आई साइट पे मिलता है, ठीक है? आइज़ हेल्थ को बनाए रखना, यानी कि अच्छे ठंडे पानी से हर कुछ घंटों में, 3-4 घंटों में आइज़ को वॉश कीजिए ठंडे पानी से, क्लीन पानी से। और साथ ही साथ ट्राई करिए सोने से पहले 1 घंटा पहले कम से कम आप स्क्रीन टाइम अवॉइड कर लें। हाँ सर, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ जी, हाँ। कि अच्छी नींद कैसे आए? सोने से पहले ऐसे कौन से आसन करें जिनसे नींद बेटर हो सके? क्योंकि नींद बहुत सही तरीके से आ नहीं पाती है लोगों को, बीच-बीच में उठ जाते हैं 12-1 बजे, जो भी टाइम होता है, और कौन सा टाइम बेस्ट होता है सोने के लिए, हाँ, हाँ, और कौन सा टाइम सही है उठने के लिए? हाँ। हाँ। तो आप यहाँ बात कर रहे हैं क्वालिटी स्लीप की। अच्छा, हाँ, हाँ, तो क्वालिटी क्वालिटी स्लीप। स्लीप मुझे कैसे मिले? हाँ। जो कि बहुत किस्मत वालों को मिलती है। अच्छा, जब हम क्वालिटी स्लीप की बात करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा सोना। बहुत ज़्यादा सोना भी सही नहीं है। बहुत ज़्यादा का मतलब है 10-11 घंटे सो रहे हैं। बहुत कम सोने का मतलब है कि बिल्कुल 6 घंटे भी नहीं हो पा रहे, 3-4 घंटे ही सो पा रहे सो हैं, पा रहे हैं। या फिर बीच-बीच में नींद टूट टूट रही रही है, है। वो है पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप, हाँ। ठीक है? बहुत सारे रीज़न्स हैं। आपके माइंड में बहुत सारे अगर विचार, थॉट चल रहे हैं, तो आपको नींद नहीं आएगी। विचार का मतलब आप हमेशा चिंता से नहीं ले सकते। कभी-कभी क्या होता है, लेट्स सपोज़ आपने कुछ बहुत एक्साइटिंग, बहुत अच्छा आपकी लाइफ में हुआ, उस दिन भी आपको ईज़िली नींद नहीं नहीं आएगी। आएगी। हाँ, क्योंकि आप हाँ, इतने एक्साइटेड हैं, आपके ब्रेन के हार्मोन्स इतने तेज़ दौड़ रहे हैं, है ना? इतना तेज़ आपका ब्रेन काम कर रहा है, इतना एक्साइटेड है कि वो नींद ही नहीं आ रही।
ठीक है? थोड़ा टाइम दीजिए अच्छी स्लीप के लिए। जैसे सोने से पहले मैं चैंटिंग को बहुत इसमें बढ़ावा देता हूँ। चैंटिंग जैसे कि ओम है, अच्छा, ओम चैंटिंग बहुत अच्छी है। सोने से पहले 10 से 15 बार ओम चैंटिंग करिए, अच्छी वाइड लाउड नॉइस में करिए, लंबा चैंट करिए, अच्छा, है ना? तो वो बहुत अच्छा है नींद इम्प्रूव करने के लिए, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। तुरंत हो सकता है नहीं हो, लेकिन जब आप ये डेली बेसिस पे करेंगे तो इफेक्ट मिलेंगे। कुछ लोग अगर ओम चैंटिंग ना करें तो ओम का जो म होता है, म कार्य जिसे हम कहते हैं, वो जब आप चैंट करते हो उसे भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है, अच्छा, जो किसी भंवरे के समान गुंजन या आवाज करना होता है। वो आप करिए 10 से 15 बार, बहुत अच्छा आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव होगी। क्या सोने का सही समय क्या होना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके डिनर पे, आपको कब उठना है। सही समय 10 से 11 के आसपास आप ले सकते हैं आजकल के टाइम के हिसाब से, क्योंकि जनरली सभी लोग 8 से 9 के बीच में डिनर कर रहे हैं। डिनर के बाद 2 घंटे का गैप सोने से पहले होना ही होना चाहिए। डिनर से 2 घंटे पे, हाँ, बिल्कुल, डिनर से तुरंत कभी भी सोने डिनर के बाद लेटना नहीं, सोने और डिनर के बीच में 2 घंटे का गैप ज़रूरी है। डिनर करने के बाद में वॉक करना चाहिए फिर? आप थोड़ी देर बैठें, तुरंत वॉक नहीं करें कभी। अच्छा, हाँ, ये भी मतलब लेट द फूड सेटल डाउन, धीरे-धीरे अपने आप खाना नीचे आएगा, है ना? जब वो सेटल थोड़ा हो जाए 15-20 मिनट बाद, फिर आप घूमिए। एक आसन है योग में, वज्रासन। वज्रासन को कहते हैं इकलौता ऐसा आसन जो कि खाना खाने के बाद किया जाना चाहिए, अच्छा, है ना? अभी हमने बात करी थी कि खाना खाने के 2-3 या 3-4 घंटे बाद योग करें, हाँ, लेकिन ये वज्रासन एक ऐसा आसन है जो आप खाना खाने के तुरंत बाद अगर करें तो लाभदायक है काफ़ी। अच्छा, वज्रासन में क्या करना होता है? वज्रासन में आप अपने लेग्स को पीछे की तरफ फोल्ड करके बैठते हैं। आपने नमाज पढ़ने की पोजीशन देखी, वो जो पोजीशन होती है ना जिसमें नमाज पढ़ी जाती है, वो वज्रासन कहलाती है योग में। अच्छा, उस पोजीशन में जब आप बैठते हैं, हो सकता है स्टार्टिंग में 1-2 मिनट बैठ पाएँ, फिर धीरे-धीरे उस टाइम को बढ़ाइए, 2 मिनट, 4 मिनट ब्रेक लिया, फिर 2 मिनट, 4 मिनट करके ऐसे 10-12 मिनट उसमें बैठिए। वो आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा बनाता है, आपके फूड पाइप से खाना बहुत ईज़िली अच्छे से नीचे तक आ पाता है, आपके स्टमक तक पहुँच पाता है, ठीक है? वज्रासन करें, उसके बाद फिर आप घूम सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। एंड सोने से पहले, वापस बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, सोने से पहले कम से कम 1 घंटा पहले तक, अगर आप 11 बजे सोते हैं तो 10 बजे बाद आपको किसी तरह का फ़ोन, कोई स्क्रीन टाइम, लैपटॉप कुछ नहीं देखना है। स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं, हाँ, उसमें जो ब्लू रेज होती है वो आपकी आईज़ को, आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचाती है टू नॉट रेस्ट, टू बी एक्टिव, है ना? ओके, जैसे कि पुराने समय में लोग सूरज देख के उठा करते थे, तो सूरज अपने आप हमारे ब्रेन के लिए एक सिग्नल है जागने का, टू वेक अप। हाँ, वेक अप, हाँ, उसी तरह जो ये सेम सिग्नल हमारा स्क्रीन हमें दे रहा है जागे रहने का, जब वो सिग्नल ही हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है, तुझे सोना है, तुझे रेस्ट पे जाना रेस्ट पे है, जाना है, तो आपको हाँ, नींद सही से कैसे आएगी? नहीं आएगी, हाँ, तो 1 घंटे पहले, अब उस 1 घंटे में आप चाहें तो कोई किताब पढ़ सकते हैं, अपने प्रियजनों से बात कर सकते हैं, हाँ, आपस में चीज़ें शेयर कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है, ठीक है? ओके, तो ये सब है। बिल्कुल। सर, आपने पॉडकास्ट में योगा के बारे में सब कुछ बता दिया, कब जी। करना चाहिए, हमने सब कुछ कवर कर लिया। हाँ। अब मान लेते हैं कि जैसे आपका सेंटर है जयपुर में, तो अगर कोई योगा करना आपसे आपके पास आना चाहता है तो किस तरीके से आ सकता है, क्या है? देखिए, सुबह 6 बजे से हमारे बैचेस शुरू हाँ, होते हैं। सुबह हर 10-15 मिनट में हमारा बैच है, यानी कि 6 बजे, 7 बजे, 8:15, 9:30, 4 बैचेस बैक टू बैक है, इवनिंग बैचेस भी होते हैं। हर तरह की चीज़ों में हम डील करते हैं, यानी कि अगर आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट चाहिए, वेट लॉस चाहिए, या फिर आपको बैक पेन रिलेटेड योगा थेरेपी चाहिए, पेन मैनेजमेंट चाहिए, या फिर इवन प्रेगनेंसी में किसी फीमेल को योग करना है, तो भी हमें संपर्क कर सकते हैं। गूगल पे हमें सर्च कर सकते हैं, गूगल मैप्स पे सर्च कर सकते हैं। समग्र वेलनेस। समग्र वेलनेस नाम से आपको सेंटर मिलेगा, जो कि जवाहर सर्कल के पास में है। ओके सर, ओके सर, बहुत अच्छा लगा आप आए, बहुत बढ़िया, मज़ा आया। धन्यवाद सर।